अब देखो, आप लोगों को मैं ट्रायंगल से बताना था, ट्रायंगल्स के ही उसी चीज की और प्रैक्टिस कराते हैं। ओके, तो लास्ट वाले में कुछ एसएस बताया था आपको, एसएस कॉन्ग्रुएंसी, तो उसी पर देखो। नाउ दोज हु आर ऑनलाइन, एम आई ऑडिबल? सर कोई है नहीं। आवाज आ रही है? नहीं सर है। आवाज आ रही है? ओके, साइंस करा दे उसके आगे। सर नहीं, मैथ ही कौन सा लाएगा तू? चलो कहाँ तक हो गया था? एपिडर्मिस के आगे चलते हैं। वी हैव सीन दैट जो परमानेंट सेल्स होती हैं दिशान, वो दो तरीके की होती हैं। क्या तुम बता सकते हो कि परमानेंट सेल कौन से दो तरीके के होते हैं? बताओ, आप बताओ। सिंपल परमानेंट सेल कौन से दो तरीके की होती हैं, बताओ। सही है। तो अब ये देखिए, परमानेंट हम लोगों ने देखा था, एक तो मेरिस्टेमेटिक होती है और दूसरा कौन सा होता है? परमानेंट। ये दोनों ही प्लांट सेल के डिफरेंट टिश्यूज है ना, प्लांट टिश्यू है कि नहीं? तो प्लांट टिश्यू में हमें मेरिस्टेमेटिक से ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि हम उसके 3 टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं जो कि लोकेशन पर डिपेंडेंट होती है। हाँ, परमानेंट के 2 टाइप होते हैं। बताइए रोहन, कौन कौन से होते हैं? आप बताओ। सर सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अभी बता देता मैं। सिंपल और कॉम्प्लेक्स, एक होते हैं सरल ऊतक और एक होते हैं जटिल स्थायी ऊतक। सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंंट टिश्यू। जो सिंपल होते हैं रोहन, वो कौन से 2 तरीके के हैं? बताओ अभिषेक। सर प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव। दैट इज प्रोटेक्टिव और दूसरा सपोर्टिव। प्रोटेक्टिव के बारे में हमने पढ़ लिया था। क्या सृष्टि आप बताएंगे कि प्रोटेक्टिव नहीं पढ़ा था? सपोर्टिव के 3 बताओ जरा, बताओ सृष्टि। पैरेंटाइमा, पैरेंटाइमा, कॉलन काइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अब हम देखेंगे प्रोटेक्टिव के भी 2 टाइप हैं। एक तो हम लोगों ने देख लिया था एपिडर्मिस और एक है कॉर्प। तो कॉर्प के बारे में पढ़ो। जो कल हम लोगों ने देखा था कॉर्प होता है, तो ये किसी भी स्टेम में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे क्या कहेंगे? कॉर्प। ये चीज कॉर्प है। नाउ इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कॉर्प द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू में कुछ चेंजेस आ जाते हैं और बुक में एक ऐसा डायग्राम भी बनाया। कॉर्प सेल बनी है बुक में क्या? जरा एक पेज पीछे पढ़ दो। ये बनी, ये देखो ऐसी सेल बनी है जैसे कि ये देखो, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो नीचे वाली सेल है वो तो न्यूक्लिएटेड है और जो ऊपर वाली है वो रप्चर्ड है, उनमें न्यूक्लियस भी नहीं है, ऐसा दिखाया गया है। तो कॉर्क सेल यहाँ दिखाए। कॉर्क के बारे में लिखें। सो जैसे रद्दी का अखबार होता है मल्टी लेयर्ड, एक के ऊपर एक, जैसे हम लोग की आउटर स्किन है, स्किन इतनी मोटी हो गई कि कुशन दे रही है, इतनी मोटी स्किन है। आप टच करके देख लो, ये कोई छोटी मोटी स्किन नहीं है। एक होती है तुम्हारे चीक्स के अंदर के एपिथेलियल टिश्यू, चीक्स होते हैं वो बिल्कुल पतली सी होती है, कभी गर्म चाय पी लो तो निकल भी जाती है ना, गर्म दूध पी लिया, वो बहुत पतली है। लेकिन ये मल्टी लेयर्ड है। ये कैसी बताइए? जैसे ये मल्टी लेयर्ड है वैसे प्लांट में भी मल्टी लेयर्ड होती है और उसे कॉर्क कहेंगे। क्या कहेंगे? फिर से समझो, अगर एपिडर्मिस ही मल्टी लेयर्ड हो जाए तो क्या वो कॉर्क कहलाएगी? तो हाँ, आउटर ही लेयर होती है ना एपिडर्मिस, तो वही अगर बहुत सारी लेयर हो जाए तो वो उस प्लांट पे कुशनिंग इफेक्ट देती है। लाठी मारो तो प्लांट को कुछ होगा क्या?
उसका जाइलम फ्लोएम कुछ तो नहीं जाएगा ना, तो वही चीज है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे कॉर्क सेल को? तो कॉर्क टिश्यू क्या है? दैट इट इज ऐसे ना, जैसे ईंट होती है तो बहुत सारी लेयर हो जाए, उसी तरीके से ये होती है, ऐसे होती है। और जो आउटर मोस्ट है वो देखो रप्चर्ड दिखाई गई, ध्यान से देखो, जो सबसे ऊपर वाली क्या वो ऐसी है, चेक करो ना। तो इसमें क्या होता है, तो कॉर्क के बारे में लिखा है एज प्लांट ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू में चेंज आ जाते हैं, और इसमें सेकेंडरी मेरिस्टेम रिप्लेसेस द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम। देख लो, इस एपिडर्मिस से कह दिया जाता भैया तुम बाहर निकलो, अब तुम्हारी एज हो गई, तुम लोग चलो, और नया मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये कहेगा कि मैं एपिडर्मिस बनता हूँ, तुम जाके कार्क बनो। ऐसा ही तो हम लोगों में भी होता है, एक जनरेशन दूसरे को रिप्लेस करती जाती है कि नहीं? तो इसके नीचे जो नई सेल्स हैं वो क्या करती होंगी बताइए? दे विल बिकम एपिडर्मिस एंड दिस विल बिकम कॉर्क। तो क्या लिखे बताइए? एज प्लांट ग्रो ओल्डर्स, तो ये ओल्डर एपिडर्मिस बिकम्स मल्टी लेयर एंड गेट कन्वर्टेड इनटू कॉर्क, ठीक है। नाउ दीज आर डेड सेल्स। क्या तुमने देखा नहीं, कॉर्क हमने दिखाया था तुमको, सूखी सूखी लकड़ी थी, लकड़ी के अलावा क्या होता है कॉर्क? वो डॉट थे, वो सब कितने सालों से रखे, क्या उसमें कुछ स्मेल आ रही है, कुछ हो रहा है? डेड सेल्स तो ऐसी होती है। तो बताओ ये सेंटेंस बोल के दिखाओ, एज प्लांट ग्रो ओल्डर एंड न्यू मेरिस्टेमेटिक सेल गेट कन्वर्टेड इनटू, सही है। सो एपिडर्मिस बिकम्स, थोड़ा सा इन्होंने कम बोला है, एपिडर्मिस बिकम्स मल्टी लेयर एंड बिकम कॉर्क। कॉर्क गिव्स कुशनिंग इफेक्ट एंड इट प्रोटेक्ट्स प्लांट फ्रॉम मैकेनिकल जर्क। समझ में आई बात कि नहीं? कॉर्क क्या होगा? सृष्टि कुशनिंग इफेक्ट देगा। ये सारी चीज बोल के दिखाओ। Sir, when the plant grows and the younger epidermis get changed into cork, and the meristematic new cells converted into epidermis. मेरिस्टेमेटिक वैसे टिश्यू का चैप्टर है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलो। Tissue converts into epidermis, which give the cushioning effect on the. पूरा बोला है तुमने, चलो इस चीज को लिखो। When plant grows older, then जो एपिडर्मिस है becomes dead, और हर साल एक एक एपिडर्मिस को बाहर भेजा जाएगा। भाई हर साल नई मेरिस्टेमेटिक आ जाएगी ना, तो बोलो कितनी लेयर हो जाएगी? तुम पेपर पढ़ते किनारे डालते जाओ और नया मेरिस्टेमेटिक, नया पेपर सब, तो वो सारा पेपर रद्दी नहीं बन जाता है? वही चीज, सही बात कि नहीं? तो बताओ क्या होगा बताइए? व्हेन प्लांट ग्रोज ओल्डर, तो जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस किस में बदल जाएगी? आ जाओ आ जाओ। व्हेन प्लांट ग्रोज ओल्डर देन एपिडर्मिस बिकम्स, ये डेड हो जाएगी, बिकम्स डेड एंड मल्टी स्टेम। देखो दीदी, जब अब हम लोग देख रहे हैं कॉर्क, कॉर्क प्लांट का आउटर पार्ट है। प्लांट अगर जैसे से बूढ़ा हो जाएगा, ये बन जाएगा ये, और ये बन जाएगा ये, इसके नीचे बिल्कुल नई सेल्स होंगी। तो वो क्या करेंगी बताओ? प्लांट में तुमने वेस्कुलर बंडल देखे थे कि नहीं? तो यहाँ भी तो कुछ होती है ना, जो पेरिसाइकिल समय कुछ, उसके नीचे थोड़ी सी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे, एपिडर्मिस से कहेंगे भैया अब तुम जाओ, अब तुम्हारी डेथ हो गई, तुम बाहर जाओ और हम तुम्हारी जगह स्थान लेते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक बन गई एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस मल्टी लेयर्ड हो गई, एक इस सीजन में, एक अगले साल के सीजन में, फिर अगले साल के, तो एक एक करके क्या कई लेयर बन जाएंगी। और क्या वो पैडी स्ट्रक्चर कुशनिंग इफेक्ट देंगी, और क्या वे प्लांट को मैकेनिकल जर्क से बचाएंगी? आर दिस कॉर्क ओनली ए स्क्लेरेन्काइमा? वो बूढ़ी हो गई, मर गई। आप देख लो किसी में न्यूक्लियस भी नहीं दिख रहा, देखो क्या किसी में न्यूक्लियस दिख रहा है?
किसी में नहीं, वो ऐसे ही बस एयर का है, ऐसे न्यूक्लियस करके कुछ नहीं, समझ आया? ये सूखी सूखी लगनी है। न्यूक्लियस होगा तो साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म होगा तो गीला गीला लगेगा। क्या हाथ में कुछ लगता है कॉर्क को छूने से? उसमें तो वाटर है ही नहीं। बोलो बात समझ में आ गई? तो क्या लिख दें? एज प्लांट ग्रोज ओल्डर द एपिडर्मिस बिकम्स मल्टी लेयर, बहुत लेयर हो जाएगी, एंड बिकम्स डेड, डेड हो जाएगी, मल्टी लेयर। एंड डेड लिख दिया था, डेड एंड मल्टी लेयर। नाउ these are sclerenchyma, ये डेड है और sclerenchyma की तरह है, sclerenchymus and give cushioning effect to plant and protect, चूंकि प्रोटेक्टिव है तो प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम मैकेनिकल जर्क, और वो उसको मैकेनिकल जर्क से बचाएंगी। ओके, तो एपिडर्मिस क्या बन गई? एपिडर्मिस बिकम्स डेड एंड मल्टी लेयर्ड एंड दिस इज कॉल्ड कॉर। इसे क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड कॉर। Okay, now meristematic tissue now takes place, the undertake the services of epidermis. Now meristematic tissue क्या बन जाएंगी? Now get converted into, देख लो दो तरीके की मेरिस्टेमेटिक है, एक होता है मेरिस्टेमेटिक, एक होता है प्राइमरी, और दूसरा कौन सा होता है? सेकेंडरी। जो बिल्कुल नई है उन्हें प्राइमरी कहो, जो थोड़ी बूढ़ी हो गई, जैसे अभी हम लोग 1-2 साल बाद सेकेंडरी हो जाएंगे, नौकरी ढूंढने लगेंगे, और जो नए बच्चे हैं वो प्राइमरी बच्चे होंगे। और आप लोग अभी 1-2 साल बाद सब चक्कर पड़े लोगे कहाँ जॉब निकल रहा, ये होगा कि नहीं, तो फिर सेकेंडरी बन जाएंगे। तो बुक में देखो लिखा है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक जॉब, ऐसा लिखा है, वही लाइन पढ़ो पावर वाली, नहीं लिखा है, पढ़ा? माने नहीं पढ़ा? When you become old, इसी नीचे तो लिखा है, when plants grow old, है ना, outer protective tissue undergoes changes, और ये secondary मेरिस्टेम लिखा है कि नहीं? पढ़ा कि नहीं? Yes, sir. तो secondary मेरिस्टेम टेक करो, ठीक है? तो यानी बिल्कुल नई वाली तो नहीं लेंगे। Now secondary मेरिस्टेम बिकम्स एपिडर्मिस, बात सही है? ये बन गई ये और ये बन गई ये, तो मैं बिकम्स एपिडर्मिस, इतनी बात है। बाकी सब कुछ जो स्क्लेरेंकाइमा का वो इसमें लिख दो। These are compactly arranged and no intercellular space, वही सब लिख दो। अच्छा, उसमें तुमने लिग्निन लिखा था, प्लांट में 2 ही चीजें होती हैं, लिग्निन अगर लाल है तो लिग्निन, और ब्राउन है तो सुबेरिन। बाहर का ब्राउन कलर की होती है, और जैसे नारियल का जूट होता है वो लाल लाल हल्का रेडिश होता है कि नहीं, तो ये सब एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है। ये प्लांट के कौन कौन से एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो फेंकना चाहता है? एक लिग्निन, तुमने कल देखा था कि नहीं, वो कैसे नैरो ल्यूमन खाली जगह थी और लिग्निफाइड था, स्क्लेरेंकाइमा देखे थे, वो भी वेस्ट था। तो वो जो स्क्लेरेंकाइमा है या तो उसमें लिग्निन होगा या फिर क्या होगा? सुबेरिन। तो इसका वेस्ट सब्सटेंस सुबेरिन है, और वैसे स्क्लेरेंकाइमा है तो लिग्निन, ठीक है? सीड के ऊपर लिग्निन है, वैसे बाहर है तो सुबेरिन, देखो बुक में लिखा है सुबेरिन। तो इट बिकम्स एपिडर्मिस। और कैसी हैं? इज मल्टी स्टेज, ऐसा हमने लिख दिया, और हैज नो इंटरसेलुलर स्पेस, इंटर सेलुलर स्पेस नहीं होगा, और भी कुछ इसमें क्या होगा? एंड दे कंटेन वेस्ट मटेरियल सुबेरिन, दिस कंटेन्स वेस्ट
मटेरियल सुबेरिंग। एट लास्ट सुनो अदिति, यही जो कार्प है थोड़े समय बाद इसमें बार्क बन जाएगी एंड अल्टीमेटली चिप्ड ऑफ। दो अलग अलग चीज। तुमने कभी क्या सोचा कि तुम ऊपर से पेड़ में से ऐसे निकाल देते हो? किसी किसी में बहुत सारा बार्क होता है ना, निकलता भी है। वो कार्प नहीं है, उसके अंदर की जो लकड़ी है वो कार्प, फिर उसके अंदर जाइलम, उसके अंदर फ्लोएम, फिर सबसे अंदर जाइलम। समझ आया? तो कॉर्क भी धीरे धीरे निकलने जाना है, उसको तो भी प्लांट को छोड़ना है कि नहीं। तो लास्ट में कॉर्क क्या बन जाएगा बताओ? कॉर्क इज ओनली अल्टीमेटली बिकम बार्क। जो कल हमने दो लकड़ी के बीच तुमको दिखाए थे वो बार्क थे। समझो तुम पेड़ से लकड़ी तोड़ रही हो, ऐसे तोड़ तो सकती ना, ठीक है। कॉर्क एट लास्ट becomes bark after some time and chip off, फिर निकल भी जाएगा, chip off from stem। बस इतना लिखना है। चलिए एक और भी चीज है, कॉर्क मेक्स प्लांट टू impervious to water। तो कॉर्क की वजह से क्या होता है? हेलो, हाँ जी, हाँ बोलो। कल कहाँ का पेपर है? कौन सा स्कूल है? मंथली टेस्ट के लिए तो अगर ऐसे करोगे तो कोई कोचिंग नहीं हो पाएगी। मंथली वही मैथ का 2 चैप्टर का होगा। ठीक है, तो आप मत आना, पढ़ाई करो। चलो, ये चिप ऑफ फ्रॉम स्टेम, ये तो समझ में आ गया कि नहीं? इससे होके पानी नहीं जा सकता, चाहे कोई भी एपिडर्मिस हो या कॉर्क। तुमको क्या लगता है अगर कॉर्क को पानी में डुबोगे तो क्या गीला हो जाएगा? कुछ नहीं होता उसको। जो कल तुमने देखी थी ना कॉर्क, वो बिल्कुल सूखी रहेगी, उसके अंदर पानी नहीं जा सकता। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? इट इज इम्परवियस टू वाटर। ना इसमें धूल जा सकती, ना पानी जा सकता है, ऑयल भी नहीं जाता, कुछ नहीं जाता। समझ आ गई बात कि नहीं? तो इसलिए इट इज इम्परमिएबल। तो जो कॉर्क है वो अपारगम्य है जल के लिए, जल इसके आर पार नहीं जा सकता। लास्ट लाइन पढ़ो, लिखा नहीं है? कॉर्क इज इम्परवियस टू वाटर। गैसेस कुछ नहीं जा सकता, गैस के लिए भी इम्परवियस है। ऐसा तो वो सब स्टोमेटर जाएंगे, इससे नहीं जाएंगे। चलिए नाउ अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 तरीके की होती हैं। वन इज जाइलम, अदर इज फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का क्या मतलब है? परमानेंट टिश्यू, परमानेंट का मतलब है जो न डिवाइड, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। उसे जटिल ऊतक कहते हैं। इट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसके एग्जांपल्स हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल। अगर मैं मिनरल की बात कर रहा हूँ तो आगे की क्लास में आप देखोगे जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ऐसे कुछ आयन जमीन से केवल पानी ही नहीं लेता, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए ना।
कई बार जमीन में जब तुम खाद डालते हो तो ये सब मिनरल्स ही तो हैं, है ना, कुछ एक्स्ट्रा तो देना पड़ता है। या अगर आप नहीं डालते हो तो सॉइल में भी मिनरल्स हैं, तो वो मिनरल्स देता है। तो जाइलम क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ तक करेगा, बताओ कहाँ से कहाँ तक करेगा, रूट टू, ठीक है, दैट इज शूट, यहाँ तक करेगा, यहाँ से ये जो कर रहा है दैट इज जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू शूट, फ्रॉम रूट टू शूट, शूट भी लिख सकते हो और लीव्स, जहां जहां भी खाना बनता हो। जबकि फ्लोएम क्या करता है अर्पित, बताओ मैं क्या करता है फ्लोएम। हाँ, फ्लोएम जो है इनका बनाया हुआ खाना, क्या लीव्स खाना बनाती हैं? Yes, जो भी ग्रीन पार्ट्स है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लांट तो खाना बनाते हैं। तो फ्लोएम जो फूड बना हुआ है, इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, रूट है, इन सब जगह भी तो खाना चाहिए कि नहीं, न्यूट्रिएंट्स। तो फ्लोएम क्या करेगा, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड, फूड की जब मैं बात करूं तो ग्लूकोज है, फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट, अदर पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। These are the two main components of vascular bundle. Vascular bundle इन्हीं के लिए तो बनाया गया है, बाकी सब कैम्बियम और ये सब जो चीजें हैं वो सब इसको रक्षा करने के लिए, मुख्य चीज तो यही दोनों है ना। तो ये दोनों क्या है बताइए, संवहन वाहिकाओं के मुख्य घटक हैं। These are main components of vascular bundles. Vascular bundle संवहन वाहिकाओं का समूह जो संवहन करती है। These are main components of vascular bundle. अब देखो, अब मैं लिखता हूं जाइलम के बारे में। जाइलम भी एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। सो जाइलम टिश्यू consists of 4 kinds of cells. Kind of cells. सबसे पहले एक है जाइलम वेसल। तो जाइलम वेसल है ये डेड सेल है, बिल्कुल ट्यूब है। इसमें अगर न्यूक्लियस और पैरेन्काइमा होगा तो पानी कहाँ पहुंचा पाएगी, सब खाली हो चुकी है, ये डेड सेल है। इसमें छोटे छोटे छेद बने हैं। छोटे छोटे छेद क्यों हैं, क्योंकि इसके बगल में ट्रैकीड्स है। ऐसे ट्रैकीड्स क्या करेगा, जब तुम ज्यादा पानी दोगे ये पानी भर लेगा, कहेगा कि तुम्हें कभी जरूरत पड़ेगी तो हम दे देंगे। उसमें भी छोटे छोटे छेद, तो बोलो इससे पानी इसमें भर जाएगा और कभी कभी सीधा भी जाएगा, तो ये ऊपर पहुंचाता है। ये है जाइलम वेसल। वेसल एक बर्तन होता है, तो जाइलम। और ये है ट्रैकीड। ट्रैकीड कैसा है, ये दोनों तरफ टैपर्ड है। उसमें देखो फिगर, ट्रैकीड बना हुआ है, तो कैसा बना है, टैपर्ड बना हुआ है कि नहीं। तो दैट इज ट्रैकीड। और एक किया, ये तो ट्रैकीड हो गया। दिस इज जाइलम वेसल। ओके, अब देखो इसमें एक होगा जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा तुमको तो मालूम है कि पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्लेरेन्काइमा तो ये जानते हो। तो पैरेन्काइमा लिविंग सेल होगी, और जबकि जिसमें न्यूक्लियस ही नहीं वो तो डेड है। ये भी डेड, ये भी डेड और ये लिविंग। इसका नाम है पैरेन्काइमा। चूंकि ये जाइलम के साथ है इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, जाइलम पैरेन्काइमा। इसमें सब कुछ है। देखो इसमें सेल दिखाई गई तुम्हारे बुक में, देखो
और सेल के साथ साथ अगर थोड़े डॉट लगे हो तो समझ लेना उसमें साइटोप्लाज्म है। तो ये साइटोप्लाज्म हुआ। ओके, इसका नाम क्या होगा? दैट इज जाइलम की पैरेन्काइमा है। ऐसे फ्लोएम के साथ हो तो सृष्टि उसे क्या कहेंगे? सही कह रही हो, पैरेन्काइमा। इसके अलावा भी इसके चारों तरफ ऐसे फाइबर्स या रेशे होते होंगे, इसको कहेंगे जाइलम फाइबर। अब जरा देखो, सिर्फ यही जीवित है, दिस इज ओनली लाइफ, अदर चीज आर डेड। डेड होने की वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। ये नहीं तो अपना मेंटेनेंस बचाएंगे कि साइटोप्लाज्म बचाएंगे, तो इन्होंने पूरा डेडिकेट कर दिया है सिर्फ इन ये भी डेड, ये भी डेड और ये भी डेड। और ये कैसा? लाइव डेड डेड डेड। तो ये डेड नहीं है, ये लाइव है। ये कैसा है बताओ? लाइव, लाइव डेड डेड डेड। सही। ये जैसे क्या होता है कि भक्त दुलारे राम के जित जाए चाहे तित जाए, और तिनके पीछे हरि फिरे कहीं भूखे ना रह जाए। जैसे भक्तों के पीछे भगवान रहते हैं कि हमारे भक्त भूखे ना रह जाए, या तुम लोगों के पीछे तुम्हारी माँ बाप रहते हैं, लो बेटा रोटी खा लो, रोटी खा लो। ऐसे इन तीन डेड में जो भी वियर टीयर होता है, ये बेचारा उसकी रक्षा करता है कि तुम इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हो, लो तुम्हारे यहाँ कहाँ टूट फूट, ये उसको मेंटेन करता है। पैरेन्काइमा क्या करेगा बताओ? इट हैज द मेंटेनेंस जॉब। इसका क्या काम है बताओ? पानी को ऊपर नीचे पहुंचाना। ट्रैकिड्स में पानी क्यों जा रहा है? यहाँ से यहाँ पानी जाएगा, फिर यहाँ से फ्लोएम में जाएगा। कभी तुमने ये बात पढ़ी है? फ्लोएम भी तो एक वेसली टाइप है। क्या उसमें चीनी भरी रहेगी, ग्लूकोज? और ग्लूकोज में अगर यहाँ से पानी भर जाएगा तो क्या वो फूल जाएगी? अब फूल के जब उसमें प्रेशर पड़ेगा तो वही खाना ऊपर नीचे पहुंच जाएगा। ऑस्मोसिस पढ़ी है? ऑस्मोसिस में क्या होता है? जैसे तुम्हें मालूम है ना, फ्लोएम इसके बगल ही तो है, बीच में कैम्बियम है, बस इधर जाइलम। तुमने वो वेस्कुलर बंडल नहीं देखा था? एक तरफ था, क्या था बताओ? जाइलम अंदर अंदर, फिर कैम्बियम। तो यहाँ से जो पैकेट से पानी लेगा अपने पास थोड़ी ना रखेगा, इसको दे देगा बताओ? फ्लोएम को दे देगा। फ्लोएम में चाशनी है, तो ऑस्मोसिस में हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो जाएगा, जैसे ही वो प्रेशर से फूल जाएगी। तो जब भी कोई चीज़ प्रेशर से फूलेगी, अगर तुम कहीं कुछ ना करो, लोकल ट्रेन में सफर करो बम्बई में, खूब खा पी के, और जितना तुमने खाया पिज्जा बर्गर, जब 4 लोग दबाएंगे मुंह से बर्गर निकल आएगा। तो वही जो तुम्हारा ट्रांसपोर्ट है, ऊपर से ट्रांसपोर्ट, नीचे से ट्रांसपोर्ट। समझ आया? तो इसका मतलब है यही वाटर किस में काम आएगा? क्या ऑस्मोसिस में? तो पहले हम देखें जाइलम के बारे में, फिर फ्लोएम। ये क्या आप मुझे बता सकती हैं मान्या कि जो इनके 4 कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं, और उसमें लिविंग कौन से हैं और डेड कौन से? बस इतना ही पूछना है। जाइलम में से नॉन लिविंग है, ट्रैकिड्स भी नॉन लिविंग है, जाइलम फाइबर्स भी नॉन लिविंग है। सब सर जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है, और ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर और जाइलम वेसल नॉन लिविंग है। ये बता दिया तुमने, तो अभी दोहराओ जरा, कौन से 4 कंपोनेंट हैं? जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है, जाइलम वेसल नॉन लिविंग है, जाइलम फाइबर नॉन लिविंग है, और ट्रैकिड नॉन लिविंग है। चलो, ओके। सो अब देखिए, जाइलम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ 4 काइंड्स ऑफ सेल्स। कौन कौन सी हैं? जाइलम वेसल, ये डेड है। और कौन कौन सी हैं? ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स डेड। सी जाइलम फाइबर डेड। और चौथा है दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा। सो वो जो ट्यूब है इसको जाइलम ट्यूब कहते हैं। इसको
सर। ट्यूब ही है, इट इज ट्यूबुलर इन सर सेल्स। उसके अंदर जो डॉट है वो जाइलम वेसल है। वो पिट्स है, ये पूरा ही जाइलम वेसल ही है। और इसमें जो छोटे छोटे गड्ढे हैं कहीं कहीं भी इन सबको पिट, इसमें हो या इसमें हो, सबको क्या कहेंगे? पिट्स। इनसे होकर पानी इधर उधर जाता है। सर पिट्स मतलब यहाँ पे गड्ढे होता है? पिट्स ये पोरस है, गड्ढे तो है लेकिन पिट्स का मतलब है यहाँ से पानी निकल के इसमें जाएगा, इससे और आने जाएगा, वाटर की ट्रांसपोर्ट। ठीक है, बुक में पिट्स लिखा हुआ है यस। तो वो कहीं पर भी हो। तो बीच में जाइलम दिखाया गया है। और ये कैसा है जाइलम? ये कैसा बताइए? दिस इज लाइन। ओके, जाइलम वेसल इज ट्यूबुलर। जाइलम वेसल इज ये ट्यूबुलर है। जैसे ट्यूब होता है पानी की, तुम्हारे घर में ट्यूब है 10-10 मीटर लंबी, जितना बड़ा पेड़ उतनी बड़ी जाइलम है। ट्यूबुलर एंड थ्रू बहुत सारे सेल थे, सारे सेल ने अपनी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन सब खत्म कर दी, साइटोप्लाज्म भी खत्म कर दिया, सिर्फ आउटर सेल वॉल रही तब जाके बना, सब कुछ खत्म कर दिया, सिर्फ प्लांट्स के लिए ऐसा किया। ट्यूबुलर एंड ये कैसा है बताइए? ये फ्रॉम रूट टू शूट कंटिन्यूअस ट्यूबुलर है। और कहां से कहां तक? रूट से लेकर शूट तक सिंगल एक जैसे पाइप ही लगी हुई। रूट टू शूट कंटिन्यूअस। ये बहुत ज्यादा मजबूत होता है। किसी भी प्लांट की डंठल तोड़ो तो वो सिर्फ इसीलिए नहीं टूटती कि अंदर में ये फाइबर है। तुम कई बार तोड़ोगे तो रेशे भी निकलते हैं, तो उसी के कारण। सर ये जो भी डेड है वो सब स्क्लेरन का ही है। वो जो जाइलम फाइबर्स है वो तो डेड है, तो फिर अगर डेड है ये सभी डेड है। इलास्टिसिटी कैसे है? जो भी है, जैसे इसमें भी है दो तरीके के इलास्टिसिटी। एक सेमी इलास्टिक है। तुमको क्या लगता है अगर तुम्हें एक ग्लास की बॉल फेंको, एक रबर की बॉल फेंको और एक स्टील की बॉल, कौन सी ज्यादा इलास्टिक? रबर वाली। हाँ, ये हम जानते हैं। अभी अगली क्लास में जाते ही तुम्हें पता चल जाएगा स्टील ज्यादा इलास्टिक। फिर समझो, अगर तुम स्टील की, सुनो इस बात को, स्टील की बॉल को स्टील के तुम शीट में, मोटी शीट में फेंकोगे तो जहां से उछालोगे वहीं तक आएगी। वो इतनी जल्दी, मतलब जस्ट उसका हल्का सा दबा नहीं कि तुरंत ही वो अपना शेप पा लेती, उछल जाती है। तुमको पता भी नहीं चल पाता वो दबी भी है। मतलब एक ऐसी चीज होती है नहीं कि जैसे कहीं पे हाथ मारो ठक से वापस आ जाए, वैसा स्टील कर। जो कोई चीज ऐसी हो उसको बल्कि परफेक्टली इलास्टिक कहा जाता है। तो हम एक चीज होता है कि ऐसे आके ऐसे जाए, उससे ज्यादा इलास्टिक कहा जाए। तो रबर और ग्लास में ग्लास ज्यादा इलास्टिक है। इलास्टिसिटी का मतलब ये नहीं होता है कि उस, एक होता है कि उसका शेप का चेंज हो जाना, वो अलग चीज है। एक होता है कि कितनी जल्दी वो अपने शेप में आती है। तो और तीनों में अगर तुम यहाँ से फेंकोगे तो रबर हो सकता है जरा देर लगाए और स्टील तुरंत जाके जल्दी से आ जाए। इसका मतलब एज सून एज इट इज डेंटेड और गेट ए प्रेशर इट रिकवर्स इट्स शेप सून। इसलिए स्टील कैसा माना जाएगा? तो दो तरीके की इलास्टिसिटी, एक हमने पिटियोल की इलास्टिसिटी दिखाई जो कोलन काइमा देता है, और एक तरीके से तुम नारियल को भी गिराओगे तो उछल ही जाएगा। अगर उसका छिलका इनका हटा के दिखाओ ना तो भी वो उछलता ही है। तो सूखा होता और अच्छा उछल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि स्क्लेरन काइमा में इलास्टिसिटी नहीं है, वो भी अगर एक होता है प्लास्टिसिटी, चीज को दबाओ तो दब जाए, जैसे डो दबाओ तो कहते हो अरे ये तो प्लास्टिक है, दब जाए तो प्लास्टिक है और दब के वापस आ जाए तो इलास्टिक है। तो इस तरीके से ये इलास्टिक है। तो ये भी इलास्टिक है, काफी इलास्टिक है। नाउ इट इज ट्यूबुलर एंड रूट टू शूट इट इज कंटिन्यूअस। अच्छा, अब जरा देखो कि इट ट्रांसपोर्ट वाटर इन वर्टिकल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। However, some pits are present, छोटे गड्ढे मौजूद हैं, through which water moves horizontal direction into tracheids। कहाँ चला जाएगा पानी? ट्रैकिड्स फिर से देख लो। जो ट्रैकिड है सृष्टि वो इस तरीके की बनेगी नहीं बुक में, तो ये दोनों तरफ नुकीले हैं, स्पिंडल शेप, तकली की तरह। तकली जानते हो कि जब ये इससे वो बनाया जाता है, वो पता तकली होती है, इससे सूत काटा जाता है। ला के दिखा देंगे। वो इसमें कॉटन ले लो और कॉटन से जब इसको तुम घुमाओगे ना
तो ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते बन जाएगा, अभी दिखाएंगे वीडियो में। तो स्पिंडल में भी जब तुम देखते हो ना, स्पिंडल में जो ऊपर भी नुकीली और नीचे भी नुकीली, स्पिंडल तकली को कहते हैं। तो इसलिए ये नीचे तो नोक है, ये जमीन में घूम रही है, और यहाँ कॉटन लिए रहो तो कॉटन से बनता चला जाएगा। वी विल सी इट। ओके, ज्यादा करने की जरूरत नहीं, बस ये लिख दो, इट इज टेपर्ड एट बोथ द एंड्स। ये ऊपर और नीचे नुकीली होती है। कौन? ट्रैकीड्स। और इसके बारे में क्या लिखे हैं? इट ट्रांसपोर्ट वाटर इन वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, ये क्या करेगा? वर्टिकल डायरेक्शन में। इट ट्रांसपोर्ट्स, मानसी लिख रही हो ना? ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन। ठंड लग रही तो पंखे से हट बैठ जाओ। अब जरा देखो, समझिए इस बात को। जब लीफ में क्या है? स्टोमेटा है। अच्छा, जब स्टोमेटा में यहाँ पर स्टोमेटा में और इसके पीछे जाइलम में, हमने देखा था ना कल लीफ का स्ट्रक्चर, उसमें जाइलम भी था। व्हेन वाटर इवेपोरेट्स देन ए वैक्यूम इज क्रिएटेड बिहाइंड इट। पानी जब इस पत्तियों से उड़ेगा तो क्या होगा, मैं इनको बताऊं? इवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा क्रिएट्स ए सक्शन पुल। जैसे कोई खींच रहा, वैक्यूम में तो बड़ी ताकत होती है ना, तो हाँ बोलो। नीचे का ये बताना है। जैसे मान लीजिए जब भी स्टोमेटा है, व्हेन वाटर इवेपोरेट्स, सनलाइट जाए ना जाए, सनलाइट का स्टोमेटा से कोई ज्यादा लेना देना नहीं। उस वाटर, पत्तियां पूरी गर्म है, उसमें पानी जाएगा, वाटर इवेपोरेट होगा, जाइलम तक हीट पहुंच जाएगी, तो उससे वो नीचे पे है जिससे उस पर डस्ट ना जा सके। तो पत्ती कितनी मोटी होती है। तो नाउ व्हेन वाटर इवेपोरेट्स थ्रू स्टोमेटा, ठीक है, तो पानी निकलेगा। तुम ऐसे ही हवा खींचो स्ट्रॉ से, तो क्या स्ट्रॉ से जब हवा खींचोगे, हवा खींच जाएगी तो क्या पीछे वैक्यूम बचेगा? yes. उस वैक्यूम को भरने के लिए पेप्सी ऊपर चढ़ेगी, अल्टीमेटली पेप्सी भी तुम्हारे मुंह में आ जाएगी। यही तो होता है कि नहीं? तो बताओ, व्हेन दैट इज वाटर इवेपोरेट्स इट लीव्स बिहाइंड ए सक्शन। ये पीछे खिंचाव पैदा करे, जैसे कोई चीज खींची ना जा रही हो, ठीक है। और वैक्यूम, टू फिल दैट वैक्यूम वाटर मूव्स अप थ्रू जाइलम। ओके, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। ओके, अब जैसे चीज को लिखें, दैट इज इवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटल पोर, थ्रू स्टोमेटा या स्टोमेटल पोर, ठीक है, इस फॉर्म, इसी को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। पीरेशन, ट्रांसपीरेशन की वजह से क्या होता होगा मैम? बताओ, पानी अगर उड़ गया तो उसे ट्रांसपीरेशन कहेंगे। तो ट्रांसपीरेशन की वजह से क्या होता होगा? इट क्रिएट्स ए सक्शन, ठीक है, सक्शन को पीछे अब जैसे जैसे स्ट्रॉ की तरह, इट क्रिएट्स ए सक्शन या पुल इन अपवर्ड डायरेक्शन। पुल होगा टू फिल द वैक्यूम, वाटर मूव्स अपवर्ड, पानी ऊपर चढ़ जाएगा। Now, to fill that vacuum, okay, water moves up, और ये कहां तक चला जाएगा? मूव्स अप टू लीव। सो दिस इज द रोल ऑफ ट्रांसपीरेशन, ये सक्शन को क्रिएट करता है। ओके सर, आपने ये भी पहले बताया था कि जो उसमें फिक्स रहते हैं वो वाटर को हॉरिजॉन्टल में वैक्यूम। अब देखो, हॉरिजॉन्टल का भी हम दिखाएंगे, वो इसमें क्यों जाएगा। तो पहले मैं इसके बारे में, वेसल के बारे में दिखा दे रहा हूँ।
फिर जैसे ही मैं ट्रैकिंग्स के बारे में दिखाऊंगा सारी बातें बता दूंगा, ठीक है। चारों कंपोनेंट के बारे में एक बार करें तो ये इट क्रिएट्स नाउ टू फिल दैट वैक्यूम वाटर मूव्स अप टू द लीव्स फ्रॉम रूट्स टू लीव, फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। अब जरा देखें, और लीव्स में क्या होता है, जब एक कोई भी प्लांट है तुमसे पूछा जाए तो तुमको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, बोलो इसी प्लांट ने एक छोटे से सीड ने हवा से CO2 ली और नीचे से पानी, और इतना बड़ा कितने 1000 टन का प्लांट बन गया, सिर्फ गैस और पानी से बन गया और कुछ नहीं है प्लांट। एक छोटा सा सीड ही तो था, तुमने उससे कहा कि भाई ऊपर से CO2 ले लो और हम तुमको पानी दे दें, उसी से मिलके इतना सारा जो सेलुलोज है वो भी कुछ नहीं है, C6H12O6 ये ग्लूकोज है ना, इसी का 1000 ग्लूकोज मिल जाए तो सेलुलोज बन जाए। सेलुलोज ही लकड़ी है, सेलुलोज से ही स्टार्च बनेगा, सेलुलोज से ही सब कुछ बनेगा। तो प्लांट कुछ नहीं है, सिर्फ CO2 और ये लेके बनता है। यही तो फोटोसिंथेसिस का मुख्य उद्देश्य है कि प्लांट का CO2 और वाटर लेकर ग्लूकोज बना देना ही फोटोसिंथेसिस है। इसीलिए तो उसको पानी की जरूरत पड़ी, वाटर में। क्यों पानी की जरूरत पड़ी? अब जरा देखो, moves from root to leaves there, वहां पर क्या होगा बताओ? वाटर इज यूज्ड, किसके लिए यूज होगा? फॉर फोटोसिंथेसिस। जरा चेक करो कि CO2 लिया हवा से और वाटर लिया जमीन से, ये भी 6 लिया, ये भी 6 लिया। अब बताओ 6 हो गया, और C6 और H काउंट करो जरा, H12 हो गया, C6H12 और O6। अब बताओ कितने, यहाँ कितने ऑक्सीजन है? एक CO2 में 2, तो 6 सेट CO2 में कितने? काउंट करो। और यहाँ एक H2 में 1 ऑक्सीजन, तो 12 वो तो यहीं से हो गए। और यहाँ कितने हैं? यहाँ देखो 6 हो गए। एक H2O में कितने ऑक्सीजन? 1 ऑक्सीजन। क्योंकि ऐसे देखो ना, एक H, एक O और 2 H, H2O ऐसे ही तो देख रहे हो, H2O कैसे देख रहे हो बताओ? HHO। तो एक H2O में कितना ऑक्सीजन? 1 एटम है ना, तो बोलो 6 में कितने? 6 H2O में 6 H2O, 6 तो टोटल कितने O हो गए? 18। यहाँ कितने हुए? 6। तो बचे कितने? चीजें तो बैलेंस होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर 6O2 और लिखो, तो 12 और 6 18 यहाँ भी हुए। तो वास्तव में हम अगर देखें तो प्लांट क्या कर रहा है? CO2 और वाटर लेकर के एक तो फूड भी बना रहा है, और उसी स्टोमेटा से क्या O2 बाहर भी छोड़ रहा है। अभी पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन है बुक में कि क्या गैसियस एक्सचेंज स्टोमेटा से होता है, तो बताओ वो क्या चीज अंदर ले रहा है स्टोमेटा से? CO2 क्यों ले रहा है अंदर? खाना बनाना है। खाना क्यों बनाना है? तुम्हें क्यों नहीं बनाना है, उसे क्यों बनाना है? क्योंकि वो खड़ा है, वो खाना लेने जा नहीं सकता, उसके पास लोकोमोशन नहीं है। और हम इधर उधर ताकते रहेंगे, अरे वो फल अटक रहा पेड़ में, उसने लगता है बना लिया खाना, खा लिया। वो बनाएगा, हम खाएंगे। हमको फायदा किस बात का? हम लोकोमोशन कर सकते हैं, पैरों से चल सकते हैं। प्लांट चल सकता है, तो जब वो एक जगह खड़ा रहेगा तो उसको कोई खाना देने आएगा, इसलिए उसको खाना बनाना है। वो जितना खाना बनाता है उसका 10% वो खाता है, 90% दूसरे और भी हर्बीवोर या कुछ भी हैं वो लोग खाते हैं। वो ऑटोट्रोप है, हम हीट्रोट्रोप। तो जो ऑटोट्रोप से वो खाना खुद बनाएंगे ना, तो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाएगा, क्योंकि उसे लोकोमोशन नहीं है, तो इसलिए बना रहा है। तो प्लांट स्टोमेटा से अंदर क्या ले रहा है? CO2। बाहर क्या छोड़ रहा है? O2। और वो इकट्ठा क्या कर रहा है? ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। कार्बन और वाटर से बन जाए उसे हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब वाटर, हाइड्रेशन। जैसे कहते हैं ना, पानी पिया तो हमने हाइड्रेशन कर लिया, पानी निकल गया बॉडी से तो डिहाइड्रेशन। तो कार्बो प्लस हाइड्रेट, तो इसका नाम क्या पड़ गया? कार्बोहाइड्रेट। तो इसका नाम क्या है? वैसे तो ग्लूकोज है, लेकिन इसका दूसरा नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये फोटोसिंथेसिस हो गई,
समझ में आ गया जाइलम ने क्या किया, पानी नीचे से ऊपर पहुंचाया। क्यों पहुंचाया? क्योंकि उसी पानी से तो उसको CO2 लेकर के खाना बनाना, ये काम दिन में होगा। ऐसा हमने देख लिया कि क्लोरोफिल वही सब काम करता है। ठीक है, अब बात आती है ट्रैकिड की। ये जो इतना पार्ट हमने ये लिखा है, हाउ वाटर मूव्स इन प्लांट्स, अलग से भी 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यही लिखा। हाउ वो तो ऐसे लिखना कि वैक्यूम सक्शन होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, पानी बहुत ज्यादा खाना, यही अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, बुक में दिया भी है ये क्वेश्चन इस टेक्स्ट में। चलो अगला देखो, ट्रैकिड्स क्या करेगा? ट्रैकिड्स आर टैपर्ड इन एट बोथ एंड्स, ये ऊपर और नीचे नुकीले हैं, स्पिंडल शेप्ड। ओके, कैसे बताइए? तकली नुमा, तकली जैसा है कि नहीं? तो ट्रैकिड्स कैसे होते हैं मान्या? ट्रैकिड्स आर टैपर्ड, टैपर्ड का मतलब नुकीले, एट बोथ एंड्स, टैपर्ड। टैपर और स्पिंडल में क्या डिफरेंस है? टैपर्ड एट बोथ एंड्स, ये टैपर्ड है एट बोथ एंड्स लाइक स्पिंडल। अब मैं तुम्हें स्पिंडल दिखाता हूँ, क्योंकि तुम्हें देखना चाहिए गांधी जी तकली चलाते थे, अगर तुम ना देखो। स्पिंडल का मतलब तकली, चरखा अलग है, तकली अलग। छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी बताएंगे, दिखा देते हैं तो पता चल जाएगा। पहले तो स्पिंडल देखो, स्पिंडल ये तो देखो पहले तुम तकली। अब मैं इसको दिखाऊंगा वीडियो में चलते हुए। तकली तो पता चला शेप होते हैं, इस टैपर्ड एट बोथ द एंड्स एंड स्पिंडल शेप। ओके, इट कंटेन्स पिट्स, इनमें क्या होगा? छेद होगा, थ्रू विच वाटर मूव्स हॉरिजॉन्टली, जिनके द्वारा वाटर हॉरिजॉन्टल मूव करे। ओके, these contains, और कहाँ तक जाएगा? फ्लोएम तक। These have pits, pits का मतलब है pores, जिनके through which water moves horizontally, वाटर का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा। अब देखो, सिर्फ इतना ही लिखना है, these are dead, और कुछ नहीं, डेड होते हैं बस। these are dead। अब देखिए, तो तुम्हारे बुक में एक ऐसा भी डायग्राम बना है कि अगर हम सिर्फ वेस्कुलर बंडल को ही काट लें तो उसमें ये देखा जाएगा बहुत सारे जाइलम में, बहुत सारे फ्लोएम। ऐसे में कट कर सकते। वेस्कुलर बंडल का एक कट है छोटा सा, तो उसमें तुम्हें लगेगा ऐसे बहुत सारे पाइप लाइन्स हैं, वही जाइलम वैसा है, ये देखो, तो ऐसे बहुत सारे जाइलम वैसा है। और कुछ ऐसे भी होंगे। नाउ इन्हीं में इसके चारों तरफ क्या है? इसमें भी थोड़े छोटे छेद है, बुक में दिखाई पड़ रहा है क्या? ऐसा। और इसी में ऐसे इसके चारों तरफ क्या होंगे? ट्रैकिड्स होंगे। और किसी में इसके आसपास क्या होगा? क्या पैरेन्काइमा भी होगा? ये सब बस इसी के साथ साथ है। अब कहीं कहीं फाइबर भी होंगे क्या? तो बस कुछ ऐसे बना दिया, कुछ कट है, ऐसे यही चीज है, तो बना है ना। हर जगह होगा, सबके पास होगा, हर एक
जाइलम के पास होगा, उसमें बना होगा वो, उसके मेंटेनेंस के लिए। ओके, दैट इज जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा। वास्तव में वेसल एक स्लेरेन्काइमा है, और ये ट्रैकिड्स और जाइलम फाइबर, इसे बना देना है जहाँ कहीं बन, ये फाइबर समय दिखा रहा हूँ, जाइलम फाइबर। तीसरी चीज देखो, दैट इज, बोलिए, जाइलम फाइबर। सो इट गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये क्या करेगा बताओ? मजबूती देगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ। ऐसे खींचोगे ना तो क्या स्ट्रेंथ को खींच सकोगे? टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब इट कैन बियर टेंशन, है ना? इट गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू जाइलम टिश्यू। ये सब जाइलम टिश्यू के लिए ही तो काम कर रहे हैं। ये जाइलम टिश्यू को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा। इट इज लाइक, ये फाइब्रस होता है, बहुत सारे फाइबर एंड डेड। किसी का देखो वॉल्यूम ऑन है, इसको ऑफ करो। किसी ने वॉल्यूम ऑन कर रखा है, उसको ऑफ करिए। अब देखिए, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, इट इज लिविंग सेल विच डज द मेंटेनेंस। ये रख रखाव करता है, जैसे माँ देखभाल करती है तो कोई 3 लोग अपना ख्याल नहीं कर रहे हैं, ऊपर पानी पहुंचाना, इधर उधर पानी, तो उनकी कोई तो देखभाल करेगा। इन केस देयर इज एनी वियर एंड टियर, कुछ टूट फूट होती है बाकी तीनों में, तो उसको कौन रिपेयर करेगा? यही तो करेगा, ठीक है। सो इट इज जाइलम पैरेन्काइमा, इट इज लिविंग सेल, लिविंग सेल एंड does maintenance of other 3 types of cells। सिर्फ इसी का काम है, ठीक है। अब देखिए, ये ऐसे ही जाइलम ही लिखा बुक में, तुम्हारे बना है, कैसा रहेगा? ये चीज जाइलम टिश्यू है, देखो जाइलम टिश्यू ये बनी पुरानी लोग पुराने नहीं, ये तो ये चीज है, ये नहीं बनी है, कोई बात नहीं, एक ही चीज। ये देखो, ये जाइलम, ये तो बनाई, ये नहीं बनाई ना, हम दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुरानी बुक में वही हमने बना दी, ऊपर से जो गोल है उसमें क्लियर दिख रहा है जैसे मैंने बना। आप देखेंगे इसी पर एक डायग्राम, एक थोड़ा सा वीडियो देखें जाइलम। ओके, नाउ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। नाउ अब देखिए, दैट इज जो ऑनलाइन है उनको वीडियो भेज देंगे, वो देख लेना। स्टोमेटा की भी भेजेंगे। चलो, फ्लोएम टिश्यू, सो इट ट्रांसपोर्ट्स फूड। फूड में भी कौन? मेनली तो कार्बोहाइड्रेट कोई करेगा ना, कार्बोहाइड्रेट। इट ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम, अगर मैं लीव्स कहूं तो भी समझ जाना, और कहूं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहां फोटोसिंथेसिस होती है वो लीव ही तो है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? जो हरे पार्ट्स हैं,
जल्दी, एक ही बात है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस से ये वहां से कहां पहुंचाएगा? इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के स्थान से ये अन्य जगहों पर भोजन का स्थानांतरण करता है। फ्रॉम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, जैसे रूट्स है, रूट्स क्या खाना बना पाएंगे क्या? उनको सनलाइट मिलती है, तो यहाँ सनलाइट और लिख लो, क्योंकि ये सब चीजें किसमें होती हैं? सनलाइट और क्लोरोफिल में होंगी, क्योंकि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में है। तो क्लोरोफिल के पास इसमें मैग्नीशियम का कंपाउंड है, वही काम करता है। तो अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, इनका काम है खाना पहुंचाना, लिख दिया गया, ठीक है। इट हैज 4 कंपोनेंट्स, जो 3 बताए अदिति ने, एक सृष्टि ने बताया। इट हैज 4 कंपोनेंट्स, अभी हम बताते हैं 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, जरा एक बार फिर से देखो। 5 कर देंगे, अलग से इसको कंपोनेंट मान दिया, 5 अलग अलग, हाँ उसको अलग अलग मान दिया। अलग अलग बुक है ना, हमारी आपकी अलग है, हमारे तक 4 चली, अब वो 5 मान ली, जैसा साइंटिस्ट मानेंगे वही हम भी मानेंगे। It has 5 components. कहाँ गए? उधर थोड़ी ना जाओगे। It has 5 components. तुम चीनी की गुड़िया होती तो गल जाती, यानी शुगर की। इतना हम लोग तो वैसे नहीं है ना, वाटर प्रूफ है। It has 5 components. कौन कौन से बताओ? सीव ट्यूब, सीव सेल लिखा है, सीव प्लेट होगा, सेल कहाँ लिखा है? सीव सेल, सीव ट्यूब, सीव प्लेट नहीं लिखा है। 5 कंपोनेंट अभी देख के बता देते हैं। सीव सेल का नाम नहीं, सीव सेल का डायग्राम बना है क्या? ऐसे नहीं बनाया, अभी नेट में देख के बता देते हैं। चलो So it has sieve cell. Sieve cell तुम्हारे में लगा है। Sieve cell, sieve tube, sieve tube, companion cell, और फ्लोएम पैरेंट का ही नाम, फ्लोएम फाइबर। पैरेंकाइमा तो सभी में होगा, एंड फ्लोएम फाइबर। पांच कंपोनेंट, जरा देखें इनका डायग्राम क्या है, इनके काम क्या क्या है। लाओ labeled diagram of phloem tissue. So sieve board है, तो sieve cell है, sieve plate है, वही सब दिखा रहा, sieve cell दिखाया करता है, sieve plate, companion cell, sieve tube। इसने प्लेट ही नहीं किया, sieve cell किसे कहेंगे? यही सब है, इन्हीं को 5 मान लो, उसी को सीव सेल कह देता हूँ। चलो देखते हैं, व्हाट इज सीव सेल इन फ्लोएम टिश्यू।
इलॉन्गेटेड लिविंग सेल, तो अगर वो इलॉन्गेटेड है तो सीव ट्यूब है, फिर उसे सीव ट्यूब भी लिख रहा है, ये भी है ना, मतलब सीव प्लेट नहीं लिखा ना, सीव सेल लिख रहा है, सीव ट्यूब, वो कह रहा है ट्यूब ही सेल है। चलो अब इमेज में देखें सीव सेल कहाँ दिखाएगा, फ्लोएम में सीव प्लेट है, तो हम भी वही 5 लिख रहे हैं। आप ऐसा ज़्यादा करके मत लिखिएगा, एक सीव प्लेट और सीव ट्यूब लिख दीजिए, कोई पूछने वाला नहीं ना, ये कभी आएगा। 5 चीज़ें हैं, हमारी बुक में तो 4 ही दी हैं, सरकारी किताब वो भी अभी बदल दिया इन्होंने और कहीं भी नहीं दिया, इसमें भी अपडेट नहीं है ना, तो हम क्या लिखते हैं बताइए। एक सीव प्लेट है और एक सीव ट्यूब है। सीव प्लेट का मतलब समझिए जो अभी मैंने तुमको दिखाया था, तो ये 5 चीजें, फिर से देखो इसको डायग्राम से समझते हैं ना। और इनका काम क्या है, तो ये इस तरीके के देखो, और इन्हीं में ये ऐसे ऐसे बीच में छोटे छोटे छेद हैं, उनको क्या कहेंगे बताओ, सीव प्लेट। सीव प्लेट है, अब देखिए, और ये क्या है, सीव ट्यूब। सीव ट्यूब, और इसी के चारों तरफ, जैसे तुमने उस डायग्राम में बनाया था, पैरेन्काइमा बनाया था, तो इसके पास भी पैरेन्काइमा होगा, ये पैरेन्काइमा हो गया, और एक इसके साथ में ऐसे कंपेनियन सेल बना, ये कंपेनियन सेल, चाहे तो ऐसे बना लीजिए, सब कुछ होगा, सेल है, सेल वॉल भी होगी, हर सेल की अपनी सेल वॉल होती है। अच्छा, अभी तक जितनी चीजें दिखाई हैं तुमको, ये 4 कंपोनेंट, एक कंपेनियन सेल भी है, ये सब लाइन है, और इसको क्या कहेंगे बताओ, फ्लोएम पैरेन्काइमा, पिछले की तरह पैरेन्काइमा, लगभग स्ट्रक्चर तो वही है। अब कहीं कहीं पे एक ऐसे क्या बना लो, तो उसमें जाइलम फाइबर था, और ये क्या हो गया, दैट इज फ्लोएम फाइबर ना। अब देखो, इसके बगल में कैम्बियम है, अभी वीडियो देखेंगे, और इसके बगल जाइलम। जाइलम से पानी ट्रैकेट में आया, समझो इस चीज को, जाइलम से पानी किसमें आया, और कैम्बियम को पार करते उसमें भर जाएगा, पानी भर जाएगा तो क्या फूल जाएगा, फूल जाएगा तो अगल बगल की वॉल पे प्रेशर डालेगा, और न्यूटन के 3rd लॉ ऑफ मोशन से तुम क्या समझते हो, फॉर एवरी एक्शन, तो वो उस पर प्रेशर डालेगा तो क्या वो इस पर प्रेशर डालेगा, और जब तुम पिचकारी में प्रेशर डालो तो ऊपर से भी फव्वारा, नीचे से भी फव्वारा, तो खाना ऊपर भी गया नीचे भी है। और लेकिन इसमें पानी आया क्यों, ऑस्मोसिस की वजह से। इसमें चीनी भरी थी, तुम किशमिश को ही पानी में डाल के देख लो, जहाँ भी शुगर होगी तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तो पानी मूव करेगा ही करेगा। चीनी समझे ना, वो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज इसमें भरी थी, तो उसको वहाँ पर वाटर कम था तो हाई कंसंट्रेशन से, जाइलम तो पूरा पानी ही पानी है। आ गया, समझ में आ गई बात कि नहीं। तो ऐसा करने में ये एक केमिकल प्रोसेस है, दिखने में ऑस्मोसिस है, लेकिन ऐसा करने में 2 ATP एनर्जी लगती है पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ट्रांसफर। निकलता उसी से निकलेगा। सीव जो है ये बहुत छोटे छोटे पोर्स हैं, उन्हीं से ही फिर पानी ऊपर नीचे जाएगा। मान लीजिए इसमें आसपास यहीं पे कहीं लीफ होगी, लीफ तक है, लीफ ने खाना बना लिया, लीफ से इसने खाना ले लिया, इसी पे मिडरिप होगी, पीटियोल होगा, तो जिस फ्लोएम के पास खाना आ गया उससे इसको ऊपर भी कुछ ऐसे सेल्स होंगी जो पीली पड़ चुकी होंगी। अगर पत्ती का ही पार्ट है, कुछ येलो नहीं हो जाती है, ये कुछ अगर रूट पहुंचानी तो ये दोनों तरफ पहुंचाता है। अच्छा, जाइलम यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, नीचे से ऊपर, इसका बाई डायरेक्शनल है, दोनों तरफ। तो इन दोनों, अभी इनके बारे में हम टोटल 13 डिफरेंसेस भी लिखेंगे, लेकिन उससे पहले आप थोड़ी थोड़ी जो मैं बता रहा हूँ उनको एक साथ माइंड में रिकंसाइल करो।
वो यूनिडायरेक्शनल है, वो नीचे से ऊपर पानी पहुंचाता है और ये खाना दोनों तरफ पहुंचाता है। So बाई डायरेक्शन है ना। जब तुम इसको यहाँ पे पानी भर गया, ये मोटा हो जाए तो जब दबाओ तो क्या ऊपर भी से भी निकलेगा, नीचे भी नहीं निकलेगा, तो बाई डायरेक्शनल हुआ कि नहीं। और उसमें पत्तियों से पानी गया तो सक्शन हुआ, तो नीचे से पानी ऊपर ही चढ़ेगा। ऊपर से क्या पानी नीचे आएगा, पत्ती वापस भेजेगी क्या? तो उसका कैसा है बताओ? उसका एक दिशीय परिवहन है, इसका द्विदिशीय है। सही है। सो लेट अस राइट अबाउट इट। तो इसके 5 कंपोनेंट आपको पता चल गए, एक एक करके देखिए। नाउ इन दिस फ्लोएम फाइबर इज डेड। फाइबर तो उसमें भी डेड था ना। फ्लोएम fiber is dead and other components are live. Are live. See, now इसको हम ऐसे बना लेते हैं, यहाँ ट्रैकीड है और ट्रैकीड में छोटे छोटे पिट्स हैं। छोटे छोटे पिट से जब पानी इसमें आएगा, और ये जाइलम है, बीच में कैम्बियम भी होगा, तो वाटर मूव्स फ्रॉम जाइलम टू फ्लोएम, यहाँ तक पानी आएगा थ्रू किसके द्वारा? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से इसमें पानी आ गया। जब इसमें पानी आया, क्यों? क्योंकि इसमें पहले से ही क्या था बताओ? क्या चीनी थी? चीनी ज़्यादा है तो पानी आएगा ही। जैसे किशमिश से, रेजिन से ग्रेप बन जाता है, तो ये चीज क्या फूल जाएगी। अब फूल जाएगी तो क्या अगल बगल की वॉल पे प्रेशर डालेगी, तो उससे इसको प्रेशर मिलेगा पानी में। सही। चलो, दीज आर लाइव। देखो सीव ट्यूब कैसी होंगी? सीव ट्यूब आर सिलिंड्रिकल एंड वेरियस ट्यूब्स आर सेपरेटेड बाय सीव प्लेट। इसको भी लिखो, सीव प्लेट लिखा है, कहीं पे नहीं लिखा। एंड डिफरेंट सीव ट्यूब्स दीज आर सेपरेटेड बाय सीव प्लेट। ये सीव प्लेट के द्वारा अलग अलग है। इतनी बात ठीक है। बाकी आप लिख सकते हैं और ज्यादा किसी के बारे में लिखने की जरूरत नहीं कि क्या क्या किसका सीव। ना सीव ट्यूब कंटेन्स, इनमें क्या होगा? कंटेन्स ग्लूकोज ड्यू टू ऑस्मोसिस वाटर मूव्स। बोलो हाँ ना, वाटर कहाँ से कहाँ चलता है? वाटर मूव फ्रॉम root to तुम नहीं बताओगे, छोड़ो बताओ। higher concentration से lower concentration इस xylem से दोनों ही ठीक बात है। So moves from xylem to phloem। ऑस्मोसिस की वजह से ना, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से क्या होगा? वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो लिख रहे हो ट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन ब्रैकेट में ये लिख दो कि जाइलम टू फ्लोएम, लोअर कंसंट्रेशन दैट इज फ्रॉम जाइलम टू फ्लोएम। उससे अर्पित क्या होगा बताओ? नाउ अगर इसमें पानी पहुंचा तो क्या होगा? लीव्स स्वेल अप हो जाएगी। क्या होगा बताओ? ये चीज अब फूल जाएगी ना, उससे क्या होगा? अगर ये फूल गई, नाउ इट एक्सर्ट प्रेशर on other cells. In turn, those cells exert pressure on it. Now, for every action there is action. It exerts pressure on other cells. Now it swells up. You need to go swell up. Swells up. This exert pressure
ऑन जो भी इसके साइड में लोकेटेड सेल्स होंगे, ऑन साइड सेल्स एंड दो सेल्स exert pressure on it. So the liquid solution moves, shifts to upward sieve tube and जो इसकी नीचे वाली बॉटम sieve tube यही होता है. Now sugar solution या glucose solution moves to upper and lower sieve tube. This is a chemical process. ये chemical process है and requires 2 ATP energy for it. इसके लिए एनर्जी चाहिए होगी. 2 ATP एनर्जी पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल. नाउ अगर इसको एक साथ देखें तो जैसे हमने फ्लोएम का देखा तो ये कैसे दिखेगी. इसमें देखेंगे तो ऐसे मान लीजिए ट्रांसफर सेक्शन हमने बना दिया. ऐसी बहुत सारी सील प्लेट होंगी. एक तरफ आप कंपेनियन सेल बना दो और एक तरफ पैरेन्काइमा बना दो. इन सभी के और डिटेल में आपको काम है, ज़्यादा अभी समझने की जरूरत नहीं है, बट ये काम सबके हैं बहुत ज़्यादा. वो सब 11-12 के लिए रखा गया. ये फाइबर है, वही चीज़ है. देखो ये फ्लोएम फाइबर हो गया. फ्लोएम फाइबर तो इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है. ये दोनों मेंटेनेंस के लिए हैं. दैट इज थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ, अब ऐसा नहीं है. फ्लोएम पैरेन्काइमा दैट इज कंपेनियन सेल. कंपेनियन सेल इसकी साथी है तो कंपेनियन सेल हो गया. और ये सीव ट्यूब और ये सीव प्लेट. सर दोनों में पैरेन्काइमा ही लिविंग है और वही मैकेनिकल स्ट्रक्चर. लिविंग तो दिया है कि इसमें फाइबर इज अदर आर लिविंग. ये लिखा नहीं क्या मैं लिखा तो था नोट लिखा लिखा. ये ऐसे बिना देखे कर दी. चलो अब देखो नाउ सर किसी का कॉल आ रहा है. फंक्शन ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा. सर कॉल आ रहा है किसी का. तो ले लेते हैं, अब तो ले ही लेते हैं. नीचे वाला इसका है नमन भैया. नमन तो फ्लोएम पैरेन्काइमा सिलेंड्रिकल सेल एंड डेंस साइटोप्लाज्म. ये स्टोर फूड है, ज्यादा इनका काम नहीं है. इनका काम क्या बताऊं? फूड का स्टोरेज. फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करेगा? फूड का स्टोरेज करेगा, बस यही है. और कंपेनियन सेल फंक्शंस. कंपेनियन सेल ये क्या होंगी? फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल इन फ्लोएम alongside sieve tube element perform a variety of function. फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है. कुछ इससे कोई खास मतलब नहीं, इनसे ज्यादा मतलब. ठीक है. आपसे कोई पूछे कि अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ द फूड इज ट्रांसपोर्टेड तो आप कहां से लिखोगे बताओ? दैट इज यहां से लिखना पड़ेगा.
कि एक सीड ट्यूब कंटेन्स ग्लूकोज, यहीं से तो लिखोगे। एंड नाउ ड्यू टू ऑस्मोसिस वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फिर इट्स समझ में आई बात कि नहीं? यहीं से लिख देना एंड नाउ इट शिफ्ट्स, दिस इज ए केमिकल प्रोसेस। समझ में आ रहा है? अब अटेंड कर लेते हैं सर आप काटी इतना ही रखो। अब दूसरे में